नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। बहुत अरसे के बाद ये कार्यक्रम फिर से आपके बीच लाए हैं और बहुत देर हम कर देते हैं, जबकि बहुत सारे प्रशंसक हैं भुवन पाठक जी के, बहुत लोग सुनना चाहते हैं उन्हें। हम देरी के लिए माफी चाहते हैं श्रोताओं दोस्तों। और आज हम वन पंचायतों पर बात करेंगे। वन पंचायतों पर भुवन पाठक जी कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ शुरुआत की है। तो आज उत्तराखंड में वन पंचायतों के इतिहास को, उनकी वर्तमान स्थिति को, उन पर क्या बेहतर हम कर सकते हैं, इस पर आज हम विस्तार से जानेंगे। भुवन पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, यूओयू के परिवार को मेरा नमस्कार। असल में ये तो परिस्थितियां हैं कि हम लोग नहीं आ पाते हैं, एक तो दूर भी पड़ता है, दूसरा सद्भावना यात्रा के तुरंत बाद में आना चाहता था ताकि सद्भावना यात्रा के पूरे अनुभवों को आपके साथ एक एपिसोड के तौर पर हम बांट पाएं। लेकिन ये खैर इसको हम भविष्य में करेंगे, क्योंकि मेरे मन में यह है कि जो 50 दिन की उत्तराखंड सद्भावना यात्रा हुई वो बहुत मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि हम उन तमाम जगहों को अपने उन 50 दिनों में देख पाए जो आज उत्तराखंड की एक तरीके से राजनीतिक उपेक्षा और दुर्दशा को बयान करती है, जो इकोलॉजिकल दुर्दशा को भी बयान करती है। खैर ये बात का विषय है। चलिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ फिर से कम्युनिकेशन गैप रहा, हम तो इंतजार कर ही रहे थे कि आप सद्भावना यात्रा पूरी करेंगे और आएंगे। तो आप किस तरह से आप देखते हैं हमारे उत्तराखंड की वन पंचायतों को, कितनी पुरानी ये हैं, और ग्राम पंचायतों के बरक्स अगर हम देखें उनके पैरेलल, तो क्या आपस में उनका कोई रिलेशन है क्या? जी, असल में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मसला है, और ये पहाड़ के आजीविका, पहाड़ की अस्मिता, पहाड़ की इकोलॉजी और पहाड़ के लोगों के स्वायत्त प्रबंधन का बहुत एक अनूठा प्रयास है और अनूठी मिसाल है। और जहां तक मेरी जानकारी है और जितने लोगों से मैंने सुना है कि दुनिया में ये एकमात्र ऐसा अभिनव प्रयोग है जहां लोगों ने साधनों को सामूहिक तौर से संचालित करने की, संभालने की और सामूहिक इस्तेमाल की प्रक्रिया शुरू की। क्योंकि वन पंचायतें केवल सामूहिक मिल्कियत का उदाहरण नहीं है, बल्कि वो सामूहिक इस्तेमाल का भी उदाहरण है। सामूहिक मिल्कियत के तो बहुत सारे और उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामूहिक इस्तेमाल का ये इतने बड़े पैमाने पर एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। और इसके लिए मुझे तो कई बार बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी अनूठी संस्था बना करके हमको दी, लेकिन दुर्भाग्य से नई पीढ़ी तक हम उस संस्था के सही स्वरूप का संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। असल में पंचायत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सीधे ग्राम पंचायतें आ जाती हैं, जबकि ये असल में जो वन पंचायतें हैं ये ग्राम पंचायत से बहुत पुरानी संस्था है, और उससे पुरानी लीगल संस्था भी और सामाजिक संस्था भी है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो जब 1877 के आसपास सबसे पहले यहाँ ब्रिटिशर्स ने वन कानूनों में बदलाव करना शुरू किया, और ये बदलाव एक तरीके से 1877 से 1910 के बीच में हमको दिखता है, जब उन्होंने वनों का श्रेणीकरण किया, वनों का बंटवारा किया, लोगों के अधिकार धीरे धीरे कम किए, और सत्ता का यानी कि सत्ता प्रतिष्ठान का और सरकार का अधिकार लगातार बढ़ाया। तो ये जब 1877 से लगभग 20 साल तक ये प्रक्रिया चली। अगर हम देखें तो 1877 से 1910 तक ब्रिटिशर्स ने पूरे नए कानून बनाए, पुराने तौर तरीकों में बदलाव किया, लोगों का की जो परंपरागत कास्ट थी, जंगलों के साथ जो उनका रिश्ता था उसको बदला। उसके परिणाम स्वरूप हमें देखते हैं कि 1916 से लेकर के 1921 के बीच में 5 साल पूरे कुमाऊं में, ब्रिटिश कुमाऊं में जबरदस्त वन आंदोलन हुआ। उस वन आंदोलन को बड़े पैमाने पर, उस वन आंदोलन के दौरान लोग जेल गए, लोगों ने जंगलों को आग लगाई, लोगों ने जंगल के जो लिसा डिपो हैं, जंगलात के डिपो फूके, लकड़ी के डिपो में आग लगाई, कई जगह लोगों ने जंगलात के बंगले तक जलाए, और एक बहुत जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हमको दिखाई देता है 1916 से लेकर के 1921-20 और इवन 22-23 तक। और यही जो वन आंदोलन था ये बाद में कुली बेगार आंदोलन में तब्दील होता है, और वो फिर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी जुड़ता है। यानी कि ये जो असल में अगर आप उत्तराखंड के यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं का, और खासकर कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं रीजन का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश और राष्ट्रीय आंदोलन से सीधा जुड़ाव को देखने जाएंगे तो उसके पीछे वन आंदोलन दिखाई देता है, क्योंकि ये वन आंदोलन जो 1916 में शुरू हुआ वो तब्दील होता है राष्ट्रीय आंदोलन में। ये इसकी
पृष्ठभूमि रही। जी, जी। उस आंदोलन के फलस्वरूप 1931 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अनुसूचित जिला एक्ट के तहत, जिला उसके अधिनियम के तहत वन पंचायतों का गठन किया और उसमें बहुत बड़ा निगोशिएशन हुआ। उसमें जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर हुए, वन आंदोलन के नेता, भारतीय ब्यूरोक्रेट और ब्रिटिशर्स के बीच में जो समझौता हुआ उसके तहत वन पंचायतों का गठन हुआ और लगभग उस समय 1931 के आसपास 4,500-5 हजार वन पंचायतें गठित की गई। उनकी जमीनों की पैमाइश की गई। उनमें से बहुत सारी वन पंचायतों की जमीनें वन पंचायत के नाम दर्ज हुई। वो रकबा वन पंचायत के नाम दर्ज हुआ। वन पंचायत का अलग से अधिनियम बना, अलग से कानून बना, जिसे हम 1931 का जो हमारा कानून है, वन पंचायत नियमावली है, उस वन पंचायत नियमावली के तहत वन पंचायतों का रेगुलेशन हुआ। उसमें पूरी स्वायत्तता वन पंचायत के पास रही। वन पंचायत उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन, उसमें से वनोपज का संग्रह, खेत, उसके लिए घास का, जंगल का, पानी का सारा इंतजाम गांव की चुनी हुई जो चयनित वन पंचायत सरपंच है और उसकी जो वन पंचायत समिति थी वो करती रही। और फिर वो परंपरा आगे चली और वो बहुत समृद्ध रूप से हमको वन पंचायतें दिखाई दी। 1931 और 1931 के बाद जो पहला बदलाव आजादी के बाद हमारी सरकार ने किया 1976 में किया। 1976 में उन्होंने उस पूरे जिस कानून के तहत वन पंचायतें बनी थी उनको बदल दिया हमारी चुनी हुई सरकार ने। अब अगर आप 1976 देखेंगे तो 1976 चिपको के तुरंत बाद है, क्योंकि 1973 और 74 चिपको का वर्ष था। पूरे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की गर्माहट थी, भयंकर ढंग से चिपको आंदोलन चल रहा था, लोग लड़ रहे थे। 1976 में सरकार जो थी वो पूरे देश में समाजवादियों की सरकार रही थी और उस समय 1976 में उत्तर प्रदेश में कानून में बदल करके, वन पंचायत नियमावली को बदल करके 1976 में एक नई वन पंचायत नियमावली लाई गई। उस नई वन पंचायत नियमावली ने हमारे वनों की पूरी परिभाषा बदल दी, वनों पर नियंत्रण बदल दिया, वनों पर लोगों का अधिकार बदल दिया, खासकर वन पंचायतों के संदर्भ में। तो किस तरह के बदलाव थे वो? उसमें एक तो ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत ताकत दे दी गई और एक तरीके से वन पंचायतें 1971 में वन पंचायत नियमावली में जो बदलाव किए गए, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत उनका नियंत्रण उस नियमावली को बनाया गया। तो वन पंचायतें अब स्वायत्त संस्था से एक तरीके से वन विभाग की उपनिवेश में बदल गए। अब वो वन विभाग के उपनिवेश हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने तो राइट दिए थे जनता को, और हमारी सरकार, समाजवादी सरकारों ने जो है वो, ये सबसे बड़ा, सबसे घोर जो एक तरीके से अन्याय है वो ये दिखाई देता है कि किस तरीके से एक बहुत सुंदर यहाँ एक जनहितकारी कानून को हमारी ही सरकार ने आजादी के 25-30 बरस के बाद उसको बदल करके एक तरीके से आपके इस कानून में बदल दिया, काले कानून में बदल दिया। और मैं तो उसको जो उन्होंने 1976 की वन पंचायत नियमावली बनाई, जब मुझे वन पंचायत का अध्ययन करके समझ में आया तो मेरे को लगा ये तो काला कानून था जो हमारी ही सरकारों ने हमारे वन पंचायत पर्वतीय समाज में थोपा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जहां से वन पंचायतों के पूरे स्ट्रक्चर बदल गए, उसके निर्णय की प्रक्रिया बदल गई, उसमें लोगों के अधिकार बदल गए और वो एक तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उपनिवेश बन गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग वन पंचायतों की स्वायत्तता के लिए लड़ते रहे और वो लोगों के लिए वो लोग उस बात के लिए लड़ते रहे कि आप वन पंचायतों को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करिए ताकि लोग वनों को, यानी कि वन पंचायतों को अपनी मर्जी से चला सकें, अपनी मर्जी से उनका रखरखाव कर सकें और अपनी मर्जी से उसका दोहन कर सकें। अब इसमें ये कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, भाई सरकार है, हमारी ही सरकार है, वन विभाग है, हमारा ही विभाग है, लेकिन वो वन पंचायतों के साथ क्या करता है ये तब पता चलता है जब आप वन पंचायतों के नजदीक जाते हैं कि किस तरीके से हमारे जंगलात का अधिकारी या कर्मचारी वन पंचायत के सरपंच के साथ मिल करके उसको करप्शन में शामिल करके वन पंचायत के पैसों का दुरुपयोग करता है। आज साफ पता चलता है कि वन पंचायत में दीवारबंदी के नाम पर, पानी के टैंक के नाम पर, चाल खाल के नाम पर, तमाम नामों पर वन पंचायत की जमीनें बर्बाद की जा रही है, खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। पिछले साल जो आंकड़ा एक आरटीआई में पता चला कि पिथौरागढ़ जनपद में पिछले 20 बरस में वन भूमि 10% बढ़ गई है। अब ये 10% वन भूमि कैसे बढ़ी?
भाई आपकी जितनी आपका रकबा था, अब आप कह रहे हैं हमारा रकबा 10% बढ़ गया। असल में क्या है कि जो विकास कार्यों के लिए भूमि की क्षतिपूर्ति थी, आपने सड़क बनाई, उसमें जितनी भूमि कटी उस भूमि की क्षतिपूर्ति आप फॉरेस्ट को करना पड़ता है, वन विभाग को आपको देना पड़ता है। तो वो वन विभाग को वो भूमि कहां से हस्तांतरित की गई? वो वन पंचायत के कोटे से हस्तांतरित की जा रही है, क्योंकि वन पंचायत की जमीनें लावारिस हैं। वन पंचायत के अधिकारी जो है, जो अधिकार है वो अफसरों के पास है। वन पंचायत का सरपंच उनका नौकर है। तो सबसे आसान तरीका है कि वन पंचायत की जमीनें ढूंढी, सरपंच को बुलाया, उससे कहा कि भाई ये 100 नाली जमीन, ये 2000 नाली जमीन वन पंचायत के रकबे से काट करके फॉरेस्ट के रकबे में डाल दिया। अब ये दिख तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को वन पंचायत तो अपनी जगह दिखाई दे रही है कि यार वन पंचायत तो वही है, पेड़ तो वही है, बाउंड्री तो वही है, लेकिन वो जो जमीन के मालिक लोग थे उसमें से वो जमीन कट करके उसका मालिकाना हक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया। और लोगों को कानून कोई खबर नहीं, लोगों से न पूछा गया, न राय ली गई, न बात की गई। ये खेल केवल आने वाले कितने सालों के बाद जब कुछ नुकसान उसका दिखेगा तब लोगों को मालूम हाँ, तो हमारी है ही नहीं। जिस दिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन पंचायत की जमीन को किसी विभाग को ट्रांसफर कर देगा कि साहब आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ये वन पंचायत की जमीन पर बनाइए, आपको एक इंटर कॉलेज बनाना है, आप यहां बनाइए। किसी दिन कोई बड़ा पूंजीपति किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा, सरकार से जमीन की अपील करेगा, सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन मांगेगी, वो आपका वन पंचायत उसको देने वाला है। उन्होंने कहा आप यहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाइए, आप यहाँ एक लॉज बनाइए, आप यहाँ एक बड़ा इको टूरिज्म का रिजॉर्ट बनाइए, जमीन ये फॉरेस्ट लैंड से हम आपको ट्रांसफर करा रहे हैं, और पता चलेगा कि वो वन पंचायत था। तो ये एक तरीके से कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उस समय होने वाला है। तो भुवन जी, क्या इस वक्त क्या है ढांचा अभी जो होता है? सरपंच क्या अभी चुने जाते हैं सरपंच? हाँ, अभी सरपंच का चुनाव होता है, फॉरेस्ट अधिकारी की देखरेख में होता है, वो चुनाव संपन्न करवाता है। उसमें वोटिंग कौन करता है? जनता? हाँ, उसमें जो पंच वगैरह कुछ होते हैं। मुझे लगता है कि पंच होते हैं, वो वोट करते हैं, बट वो सर्वसम्मति से चुन दिया जाता है, उसमें गुप्त मतदान नहीं होता है। कितने बड़े इलाके का एक सरपंच होता है? ग्राम सभा के हिसाब से होता है या ये रेवेन्यू विलेज के हिसाब से होता है? हर रेवेन्यू विलेज का असल में क्या था कि जो वन पंचायतें बनी वो रेवेन्यू विलेज पे बनी, तब तो ग्राम पंचायतें थी ही नहीं। मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि जब वन पंचायतें अस्तित्व में आई उस समय ग्राम पंचायतों का कोई अस्तित्व नहीं था। ग्राम पंचायतें बहुत बाद में अस्तित्व में आई हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर के 7,500 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन 12,000 वन पंचायतें हैं, और 7,500 ग्राम पंचायतों के पास पैसे की कोई अभाव नहीं है। उनके पास राज्य वित्त का पैसा, 13वें वित्त का पैसा, मनरेगा का पैसा, 14वें वित्त का पैसा, केंद्रीय निधि का पैसा, सारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च होता है। और मुझे ये कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि उत्तराखंड में सबसे बड़े करप्शन का जो आधार है वो ग्राम पंचायत है इस समय, क्योंकि जो सार्वजनिक निर्माण की जो क्वालिटी है और जो गुणवत्ता है, जिस पर मैं लगातार सवाल उठाता रहा हूं, आप सर्वे करा करके देख लीजिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से। उत्तराखंड का जो लघु और अति लघु निर्माण है, जिसमें खड़ंजे हैं, रास्ते हैं, प्राइमरी स्कूल है, A&M सेंटर है, पटवारी चौकी है, सार्वजनिक शौचालय है, गांव का पंचायत घर है, आप इनकी गुणवत्ता देखेंगे तो सबसे घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण गुणवत्ता की है। इनका पैसा पूरा ग्राम पंचायत की मिलीभगत से, सरकारी कर्मचारी और ग्राम पंचायत की मिलीभगत से ये पैसा खुर्द-बुर्द होता है। ये इसको सब जानते हैं, हम बोलते नहीं हैं क्योंकि वो हमारे लोग हैं, लेकिन ये होता है उन्हीं की मिलीभगत से। और दूसरी तरफ ये 12,000 वन पंचायतें हैं, ये बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 100 साल इसकी उम्र होने वाली है। इनके पास अपना पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। ये अपना पैसा मांगने के लिए फॉरेस्टर पर, रेंजर पर और SDM पर निर्भर हैं। इनका सारा पैसा रेवेन्यू के पास पड़ा है या इनका पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हर सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए प्राथमिकता है क्योंकि वो आपको एक मिडिल क्लास लीडरशिप देती है। ग्राम सभा का नया चुनाव हुआ ग्राम प्रधान, कल को क्षेत्र पंचायत बनता है, फिर क्षेत्र पंचायत से चुन करके प्रमुख, और फिर जिला पंचायत सदस्य, जिला प्रमुख, हो सकता है विधायक बने, क्योंकि हर विधायक ये कहता है कि मैं एक दिन ग्राम प्रधान था। तो वो आपके लिए एक तरीके से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोर्स है। वन पंचायत का सरपंच आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का सोर्स नहीं है। वन पंचायत का सरपंच एक जिम्मेदार नागरिक है जिसको पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वन पंचायत नहीं चलाता है।
उसको सच में अपने लोगों की आजीविका का ध्यान रखना, इसलिए वन पंचायत चलाता है। और ये वन पंचायत आज भी किसके लिए महत्वपूर्ण है, किस समाज के किस हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है? ये आज भी समाज में, उत्तराखंडी समाज में, पहाड़ी समाज में, पर्वतीय समाज में जो सबसे निम्न पायदान का, जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है आर्थिक रूप से, उसका है। जिसके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, वो अपनी दो भैंस पाल करके रोज सुबह 8 लीटर 7 लीटर दूध बेच करके अपनी आजीविका चला रहा है। इसके लिए ये वन पंचायत जरूरी है। उस विधवा महिला के लिए वन पंचायत जरूरी है जो इसका पति 3 बच्चे छोड़ करके कहीं किसी दुर्घटना का भेंट चढ़ गया। अब वो 3 बच्चों को कैसे पालती है? वो इसी वन पंचायत की लकड़ी और घास के जरिए अपने बच्चों को पालती है। तो आप सर्वे करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे समाज का आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाला 90% समाज वन पंचायतों पर निर्भर है। और किन दिनों निर्भर है? उन दिनों निर्भर है जब उसकी गाय और भैंस के लिए कहीं चारा उपलब्ध नहीं है, खासकर ये जाड़ों का सीजन। आप कार्तिक के बाद आपका हरा चारा खत्म, कार्तिक, मंगशीर, पूस, माघ, फागुन तक, मतलब 6 महीने वो केवल वन पंचायत से या जंगल से मिलने वाली हरी पत्तियों पर उसके पशुओं का जीवन निर्भर है, और वो पशुओं के दूध पर उसका जीवन निर्भर है। और हमारे लोगों ने वन पंचायतों की जो लड़ाई लड़ी, या ये जो निगोशिएशन किया ब्रिटिश सरकार के साथ, जो लगभग 7,500 वर्ग किलोमीटर का जो वन पंचायत क्षेत्र है हमारा, अलग अलग जगह पूरे उत्तराखंड में आज की तारीख में भी 7,500 वर्ग किलोमीटर जो वन है वो वन पंचायती वन है। तो ये जो वन पंचायत बनी उस समय, वो इसीलिए बनी कि भाई, और सबसे बड़ी बात है कि इनका सीमांकन किया गया एकदम गांव के नजदीक। ये ध्यान रखा गया कि राजस्व गांव के सबसे नजदीक में जो जंगल है या जो जमीन है उसको वन पंचायत के तौर पर डेवलप करना है, ताकि महिलाओं को श्रम के लिए दूर न जाना पड़े। हमारे सिविल के जंगल, हमारे रेवेन्यू के जंगल, हमारे फॉरेस्ट के और सिविल स्वयं के जंगल, वो रिजर्व फॉरेस्ट, वो सब दूर दूर मिलेंगे आपको, लेकिन वन पंचायत हमेशा गांव के नजदीक बनाई गई और बरसों तक लोगों ने इन वनों को चलाया। अब मैं बार बार ये कहता हूं कि पहाड़ में एक और शब्द है, पंचायत से पुराना शब्द है संचायत। अच्छा, कुमाऊनी शब्द है संचायत। संचायत, जो जिसको संजायत बोलते हैं, जो संजायत, हाँ, मतलब सामूहिक। हाँ, तो ये पंचायत से पुराना शब्द है। वन पंचायतों से भी पुरानी परंपरा है संजायत की परंपरा। जैसे गांव में बड़े बड़े तौल होते हैं, हाँ, संजायत के बर्तन बिल्कुल, संजायत के बर्तन होते हैं, संचायती भूमि होती है, संचायती नौला होता है, संचायती धारा होता है, जो किसी एक की मिल्कियत नहीं है। अच्छा, भूमि भी होती है? हाँ, भूमि भी होती है, जो मंदिरों की भूमियां हैं। अच्छा, हाँ। है ना, बछरते होने को तो मंदिर की है, लेकिन संचायती भूमि है जहाँ कौतिक होते हैं, जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ बैसी होती है, जहाँ जागरें लगती हैं, वो भूमि सब मंदिरों की भूमि है, संचायत की भूमियां हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ नदी भी संचायती है। तो दुनिया का ये अकेला ऐसा समाज है अनूठा आज भी, जिसने आजीविका के साधनों को संचायती बना करके रखा हुआ है। क्या बात है। नदी हमारी आजीविका का साधन था, गधेरा हमारी आजीविका का साधन था, जंगल हमारी आजीविका का साधन था, चारागाह हमारे आजीविका के साधन थे। ये सब संचायती थे और लोग इनकी देखभाल करते हैं, आज भी करते थे की बात नहीं है, ये कोई पुराण कथा की बात नहीं। और मैं निराश नहीं, मैं तो बहुत, मुझे आनंद आता है जब मैं गांव में घूमता हूँ, देखता हूँ लोग आज भी अपने संचायती वनों की, मतलब मैं तो उनको अगर कभी मेरे को मौका मिले तो मैं अब उनको वन पंचायतों की जगह संचायत वन कहने वाला हूँ, क्योंकि संचायत जो शब्द है, संचायत जो शब्द है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, वो उसकी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वो पंचायत से बिल्कुल अलग है। पंचायत तो एक स्ट्रक्चर है, संचायत एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक तरीका का विजडम है, नॉलेज है, वो आपको ये सिखाता है। और वो नॉलेज कहीं से पढ़ के नहीं आता है, वो परंपरा में शामिल होने से आता है। जो अब हमारी गांव की जो पीढ़ियां हैं, गांव के जो बच्चे हैं, वो आज भी क्यों अपने संसाधनों के लिए इतने संवेदनशील हैं कि वो शहर के बच्चों से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, दिखाई देते हैं कि वो अपनी नहर के लिए, अपनी गूल के लिए, अपनी नदी के लिए, हमारी पीढ़ी के बच्चे, हमको अपनी नदी की दुर्दशा देखकर इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो हमारी संचायती नदी थी, उस पर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ण के लोगों का अधिकार था।
बट ये जब से पंचायत आया ये थोड़ा बदला है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वन पंचायतें हैं आज भी प्रदेश में जिस हालत में हैं, ये हमारे समाज के लिए आजीविका का स्रोत है। और जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जब आप इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जब हम पूरी दुनिया के कॉमन्स को बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो इससे बेहतर दुनिया के लिए उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। और जबकि अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वन पंचायतों की जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई के अलावा वन पंचायतों को एक मॉरल स्टेटस देना, वन पंचायतों को एक तरीके से एक नैतिक आधार देना कि ये कितनी खूबसूरत मैनेजमेंट था हमारे लोगों का जिन्होंने इसको बनाया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हालिया वर्ष में 2006 वनाधिकार कानून सामने आया है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। 76 की बात का अगला कानून हम इसे ही कहें? नहीं, इसके बीच में तो बदलाव भी हुए ना। वन पंचायत नियमावली में 2005 में बदलाव हुआ, 2007 में बदलाव हुआ, 2012 में बदलाव हुआ, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में अस्तित्व में आया, जो वन भूमि में जो लोग कास्ट कर रहे हैं, जिनकी जो वनों के अंदर रह रहे हैं, वन भूमि में कास्ट कर रहे हैं, जिनकी 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां जंगलों में काश्तकारी करते हुए जी रही हैं, उन लोगों को वनों पर कानूनी अधिकार देने का प्राविधान है फॉरेस्ट राइट एक्ट। और उत्तराखंड जिसे मैं बार बार कहता हूं कि ये वन भूमि है, हम वन भूमि के लोग हैं। हम बशर्ते आज हमें कहा जाता है हम देवभूमि के लोग हैं, हमारे लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम देवभूमि के लोग हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, हम देवभूमि के लोग हैं या नहीं है ये पहली बात की बात है, लेकिन उसके पहले हम वन भूमि के लोग हैं। हमारे चारों तरफ वन है, हमारी खूबसूरती वनों से है, हमारी जो जटिलता है वो वनों से है, हमारी ताकत वनों से है, हमारी कमजोरी वनों से है, हमारे देवी देवता वनों में रहते हैं। हम आज भी किसी जंगल से गुजरते हैं तो कहीं पर भी कोई थान दिखाई देता तो लकड़ी चढ़ा देते हैं, पत्ता लकड़ी पत्थर जो मिले, बुढ़ी माई कई जगह हजारों जगह आपको वो ढेर दिखाई देगा जहां लोगों ने पत्थर और लकड़ी चिन चिन करके ऊंचे टीले बना दिए हैं। वो हमारी परंपरा में है कि हम वनों के लोग हैं, हम वनवासी लोग हैं, हम वन भूमि के लोग हैं। उसके बाद हम देवभूमि के लोग हैं। सच पूछा तो देवभूमि के लोग तो हम 20 साल में बने हैं। 20 साल पहले तो हमें कोई देवभूमि का लोग नहीं बोलता था। और देवभूमि के लोग भी हम केवल 2 देवों के कारण हैं, केदारनाथ में महादेव और वहां बद्रीनाथ में बद्रीनारायण, उनकी वजह से हम लोग देवभूमि कहलाए गए। लेकिन ये जो हजारों वन हैं हमारे आसपास, जिनको हमारे लोगों ने अपने स्किल से, अपने संघर्ष से खड़ा किया, वो हमारी असली मिल्कियत है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो वन हैं और जो वन पंचायतें हैं, इनको कानूनी तौर से स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, कानूनी तौर से इसको एक स्टेटस देने के लिए अभी क्या डिमांड हो सकती है। मुझे बार बार ये लगता है कि सबका विभाग है, हर चीज का विभाग है। मतलब यहां तक कि पहाड़ में मछली पालन बहुत कम होता है, फिर भी एक मत्स्य विभाग है, मुर्गी पालने का भी विभाग है। आप किसी भी छोटे से छोटे चीजों का भी आपको विभाग मिलेगा। कई बार तो कई ऐसे विभाग आते हैं जिनके बारे में सोच के लगता है अच्छा ये भी एक विभाग है क्या, मृदा परीक्षण का भी विभाग है, तमाम चीज। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वन पंचायत जैसी बड़ी संस्था का कोई अपना विभाग ही नहीं है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि इस समय हमारी सबसे प्रभावी मांग ये होनी चाहिए सामूहिक तौर पर कि वन पंचायतों को एक स्वतंत्र विभाग के तौर पर दर्जा मिले, उसका एक मंत्रालय हो, उसका एक मंत्री हो और उसको वो प्रॉपर कैबिनेट के विषय में शामिल हो, ताकि जिन लोगों की ये मांग है कि हमारी वन पंचायतों को ठीक किया जाए, वो किसी से बात तो कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास इतना बड़ा जंगलात का जिम्मा है, उसके लिए वन पंचायत वो नट्स के ज्यादा नहीं है, मतलब वो एक मूंगफली है जब टाइम पास करने के लिए खाई जा सकती है। तो वो एक तरीके से विभाग की नेग्लिजेंसी। और जब अधिकारों को ट्रांसफर करने की बात आती है तो विभाग कहता है तो वन पंचायत तो हमारा है, देखो हम तो ये देखो कानूनी तौर पर ये हमारी भूमि है, कानूनी तौर पर ये हमारी संस्था है। जब काम करने की बारी आती तो तब वन पंचायत के अलावा बाकी जगह काम होता है। तो इसलिए वन पंचायतों का जो बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक करने के लिए फॉरेस्ट राइट 2000 जो वनाधिकार कानून 2006 है, उसके बारे में हमको सामूहिक तौर से विचार करना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूं हमारी सरकार को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को और हमारे लोगों को,
जो नागरिक समाज है, हम सबको बैठ करके वन पंचायतों के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। और खासकर अभी जब वन पंचायतों की बात आती तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को जेएफएम जिसे कहा गया, जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 2005 और 6 में हम सब लोगों ने जेएफएम के खिलाफ बहुत नारे लगाए। हमने कहा कि ये जॉइंट फॉरेस्ट, उस समय भी हम ये कहते थे कि जेएफएम हमारी वन पंचायतों को हड़पने की साजिश है। ये बात हमने सड़कों पर खूब नारे लगाए और बड़ा उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया कि हम जेएफएम को नहीं घुसने देंगे, जेएफएम को नहीं आने देंगे। आर.एस. टोलिया साहब उस समय जेएफएम के पैरोकार होते थे। तो वो समय भी हम लोगों ने, उस समय भी इस बहस को बहुत पुख्ता तौर से लोगों ने और साथियों ने उठाया। तो अब मुझे ये लगता है कि जब से ये 2006 वनाधिकार कानून 2006 अस्तित्व में आया है, तब से हमारे पास एक टूल है, एक हथियार है कि हम अपने वन पंचायतों की कानूनी स्थिति, हम अपने वन पंचायतों की कम से कम उन वन पंचायतों की स्थिति जो 1931 के बाद अस्तित्व में आई कानूनी तौर से, उनको वापस 1931 की स्थिति में ला सकते हैं। और ये जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के चलते, धारा 28 के चलते जो बदलाव हुआ है उसमें 1976 में, उन बदलावों को हम पलट सकते हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक हमको ये रास्ता दिखता है। और उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण समय है, दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वन पंचायतों के साथ साथ, वो मैदान में जो वन ग्राम है उनका बड़ा सवाल है हमारे। अच्छा, मैदानों में वन ग्राम है। हाँ, जो फॉरेस्ट के अंदर जो विलेज है ना, अब ये जब बाद में जमीनें फॉरेस्ट के नाम चले गई, फॉरेस्ट पूरा का पूरा वन विभाग के पास चला गया, तो वहां जो उस समय गांव थे उनका मामला ही नहीं सुलटाया गया, उनके मामले को हल ही नहीं किया गया। आज भी बड़े बड़े खत्ते, जैसे बिंदु खत्ता आज तक पिछले 50 साल से अपनी लड़ाई लड़ते हुए बिंदु खत्ता रेवेन्यू विलेज नहीं बन पाया है। आज भी वो वन ग्राम ही है और वो वहां के लोगों के लिए तमाम तरह की कानूनी दिक्कत है। न बिजली का कनेक्शन मिलेगा, न बिजली की लाइन मिलेगी। यद्यपि लोगों ने पॉलिटिकल दबाव के चलते अब वो बिंदु खत्ता नहीं रह गया, वो तो पूरा नगर बन गया है। बिंदु खत्ता अगर आप जाएं तो ऐसा लगता है कि किसी शहर में आ गए हैं। असल में वो वन भूमि है, उसका कोई अपना लैंड रिकॉर्ड अभी तक नहीं बन पाया। जबकि 1932 का पहला वो कागज मिला है वहां लोगों को, बसाहत का कानूनी कागज की। 1932 में मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो सरकार की नाकामी है, उसके कारण ये हो रहा है। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून है वनाधिकार का, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है समाज कल्याण विभाग। अच्छा। जो समाज कल्याण विभाग को एक तरीके से पेंशन बांटने से, पेंशन खुर्द बुर्द करने से फुर्सत नहीं है, जिसको अपना तमाम ये शिविर लगाने से फुर्सत नहीं है, उसको दे दिया कि भैया आप इनकी जांच करिए दावों की। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून का एफ नहीं समझते हैं और उनको अधिकार दिया हुआ है कि जी आप इसका मूल्यांकन, इन दावों का आप मूल्यांकन करिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे न्यूनतम दावे हमारे यहाँ स्वीकार किए गए। 6,500 दावे प्रस्तुत किए हैं लोगों ने, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों। सामूहिक दावे और व्यक्तिगत दावे फॉरेस्ट राइट के एक्ट के तहत, उसमें से बामुश्किल से 145 दावे स्वीकार हुए हैं, यानी कि 2% से भी कम। 2%, ये सरकारी आंकड़ा है, 2% दावे स्वीकार किए गए हैं। वन पंचायत का अगर कोई ऐसा विभाग होता, हाँ, तो वो विभाग इस जिम्मेदारी को संभाल बिल्कुल कोई भी सरकार अगर इसको लेकर के गंभीर होती, वनों के मसले को लेकर के, तो ये होता। और दूसरा, ये जो वन ग्राम है, यहाँ से विकासनगर तक जो फैले हैं, जो राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं, और जो वहां आगे जाकर के ये जो अपना इसके हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास जो नेशनल पार्क है, राजाजी, और इधर नेशनल कॉर्बेट, यहाँ नेशनल कॉर्बेट के अंतर्गत आए, वहां राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आए। उसमें टोंगिया ग्राम है। टोंगिया पूरी एक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। उनके गांव है, टोंगिया गांव, गुज्जरों के गांव हैं, टोंगियाज के गांव हैं, तमाम भोपाज के गांव हैं। यहाँ आप बनबसा, बिल्कुल एकदम शारदा के किनारे आप रामनगर तक जाएंगे, पूरा कॉर्बेट के अंदर आपको 50 गांव मिलेंगे जो आज भी रेवेन्यू विलेज नहीं है। तो एक तो इनका बड़ा मसला है, जिनको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सुलझाने की बात कर रहे हैं। वन पंचायत के साथ एक साझी लड़ाई इसकी बननी चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर आप ये देखेंगे तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा दबाव पहाड़ में अगर कहीं पड़ने वाला है तो वो तराई के जंगलों में, ये जो हमारी पूरी जो वन ग्रामों की बेल्ट है वहां पड़ने वाली है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वन पंचायत एक ऐसा टूल है और वन पंचायत एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम
अपनी इकोलॉजी को, अपने पर्यावरण को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज भी आपको अगर सबसे बायोडाइवर्स अगर वन पंचायतें देखनी है, तो अगर इलाके देखने तो वन पंचायत में मिलेंगे। मक्कू मठ की वन पंचायत है, मक्कू मठ की वन पंचायत है, लगभग 56,000 हेक्टेयर की वन पंचायत है। छोटी वन पंचायत नहीं है। कहाँ पर है ये? रुद्रप्रयाग जिले में। अच्छा। नंदकिशोर मैठाणी जी एक समय में वहां के वन पंचायत सरपंच थे, जिन्होंने अपनी पूरी वन पंचायत बचा करके रखी, जीएफएम नहीं लागू होने दिया अपनी वन पंचायत के अंदर। तो मक्कू की वन पंचायत है, इतनी विशाल वन पंचायत है और आप इतनी बायोडाइवर्स वन पंचायत है। आज भी जो पहाड़ में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बची है, पेड़ पौधों के प्रकार बचे हुए हैं, मिक्स फॉरेस्ट के पैच बचे हुए हैं, वो हमारी वन पंचायतों के अंदर है, क्योंकि वो लोगों की जरूरत के आधार पर बने हैं। वहां बांज है, वहां फलियाट है, वहां ग्वेराल है, वहां क्वेराल है, वहां उतीस है, वहां भीमल है, वहां तमाम तरह के पौधे, वहां मेहल है, घास है। औरतें, चूंकि वो सीधा औरतों के जीवन के साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा, वन पंचायत में महिलाएं भी हैं सरपंच? हाँ, ये अभी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार ने वन पंचायत के लिए एक रिजर्वेशन का रोस्टर जारी किया है, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अच्छा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि केवल सरपंच महिला है, बाकी पंच सारे पुरुष होते हैं। और दूसरा, जो हमारा पुरुषवादी एक तरीके से जो सत्ता के नजदीक रहने वाला दिमाग है, मैं उसको पुरुषवादी नहीं कहता हूं, क्योंकि सत्ता के नजदीक रहने वाला दिमाग स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। जो सत्ता के समीप वाला जो दिमाग है, वो क्या करता, वो सत्ता को अपने से बाहर नहीं जाने देना चाहता है। तो क्या हुआ है कि जहां भी महिला सरपंच बनी है, वो उन्हीं परिवारों से बनी है जिन परिवारों के पहले सरपंच थे। ये बहुत, और जैसा शुरुआत में ग्राम सभा में भी हुआ, हाँ, बाद में लेकिन चीजें बदली। हाँ, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो हम अब इसमें जातीय आरक्षण नहीं है। अच्छा। चक्रीय आधार पर आरक्षण नहीं है, इसमें रोटेशन में आरक्षण नहीं है, और जातीय आधार पर आरक्षण नहीं है। जब आपने जातीय आधार पर आरक्षण नहीं घोषित किया या नहीं रखा है, तो उसका सीधा मतलब है कि आपने समाज की एक कम्युनिटी को इससे बाहर रख दिया। अब जो मिक्स गांव है, जहां सवर्ण और अनुसूचित जाति के लोग साथ रहते हैं, पावर बैटल के हिसाब से तो सवर्ण वहां वन पंचायत सरपंच बन ही नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो वंचित समाज है, ये सारी लड़ाइयां आप लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर लड़ी जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे बौद्धिकों को, हमारे साहित्यिक क्षेत्र के लोगों को, और हमारे तमाम जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको लेकर के एक साझी राय बने, एक साझी समझ बने कि भाई हम अपनी वन पंचायतों को कैसे संभालें। क्योंकि ये, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं, नहीं रहता हूं कि हर चीज लड़ने से होगी। मैं लड़ता भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ने के बाद संवाद ही एकमात्र तरीका है। तो संवाद में सरकार भी शामिल है, राजनीतिक दल भी शामिल हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, हमारे पॉलिटिकल और नागरिक संगठन शामिल हैं, हमारे जन आंदोलन के लोग हैं, हमारे पत्रकार हैं, बौद्धिक लोग हैं। ये सब की एक साझी जिम्मेदारी। और जब तक लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता है या लेता नहीं है, तब तक चीजें बनती नहीं है। तब तक फिर किसी विभाग के ही हवाले होगी, और विभाग के हवाले होगी तो दुर्दशा ही होती है, जैसे अभी फॉरेस्ट की दुर्दशा हो रखी है। तो इसलिए तो वन कानून जो आया है वो फेवर में है, आपका कहना है? कई सारे अधिकार उसमें मिले हैं। हाँ, जो वनाधिकार कानून है, हाँ। बिल्कुल है। ये तो जग जाहिर बात है। वनाधिकार कानून ये कहता है कि जो परंपरागत तौर से वनों पर निर्भर रहने वाला समाज है, जो परंपरागत तौर से वनों से अपनी आजीविका इकट्ठा करने वाला समाज है, या वनों पर से अपनी आजीविका जुटाने वाले जो लोग हैं, वन उनके हैं, उनके पास होना चाहिए उनका। और वो 2006 का वन कानून आपको उसका लीगल राइट देता है, कानूनी अधिकार देता है। तो 6 से लेके अभी 22 तक क्या इस पर बात नहीं हुई? क्या इस बीच में इन पर मंथन नहीं हुआ कि हम पुरानी स्थिति में फिर से जा सकते हैं? इस पर हुआ कई बार। पहले तो 2-4 बरस तो वन पंचायत कानून नहीं, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को समझने में, जब तक ये बिल अधिनियम पारित होकर के आया, इसके दावे बनने लगे, इसको लेकर के शिक्षण हुआ। उसके बाद कोविड का समय आ गया, तब तक कोविड हुआ, और कोविड के बाद फिर अब हम दोबारा कोविड से बाहर आकर के वापस इन प्रक्रियाओं को शुरू कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के वन पंचायत के सम्मेलन, चूंकि मेरा वन पंचायत से सीधा कोई काम नहीं है, मतलब मैंने कभी वन पंचायतों को लेकर के कोई काम नहीं किया, लेकिन
वन पंचायतों को लेकर के जो समझ बनी है, जो अध्ययन बना है, वो वन पंचायत सरपंचों से मिल करके, अपने आसपास की वन पंचायतों को देख करके, अपने आसपास के फॉरेस्ट और जंगल का हाल देख करके वन पंचायत समझ में आता है। तो कितना बताया आपने आंकड़ा? 12,000 वन पंचायतें हैं। 12,000 सरपंच भी होंगे। हाँ, 12 से 6,000 अब आने वाले समय में महिलाएं बनेंगी। हाँ, हैं अभी भी उसमें। अच्छा, अभी भी हाँ, बिल्कुल जी। 6,000 ऐसी मिसालें भी होंगी कुछ अच्छी पंचायत। हाँ, बिल्कुल, आपने जिक्र किया, बहुत सारी वन पंचायतें हैं, बहुत सारी जो ट्रेडिशनल वन पंचायतें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वन पंचायतों के साथ एक लठ पंचायत भी होती थी। अच्छा। हाँ, लठ पंचायतें भी होती थी ना। वो जो लठ पंचायतों का मतलब था कि जो कानून से नहीं बल्कि जो आपसी समझदारी से चलती थी। नाम उसका लठ इसलिए था ताकि लोग उसका नुकसान ना करें, दुरुपयोग ना करें। तो लठ पंचायतें रही हैं तमाम तरह से। और केवल एक सर्वमान्य तरीका नहीं था पंचायतों का, अलग अलग तरीका था। अलग, कहीं की पंचायत कैसे ही चल रही है, कहीं की पंचायत कैसे ही चल रही है, कौन संचालन कर रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, कौन मीटिंग कर रहा है, कि कौन उसकी तय कर रहा है कि घास कब कटेगी। आज भी कई जगह, आज भी आप पूरे गढ़वाल में देखेंगे तो जंगलों की घास काटने के अलग अलग नियम है, घास के बंटवारे के नियम अलग अलग है। कहीं एरिया बढ़ जाता है, उन्होंने कहा जी एरिया बांट लो। कहीं समय बढ़ता है कि जी आज ये 6 परिवार घास काटेंगे, तो उस दिन वो 6, और उनको ये कहा जाता है कि भाई जितना उठा सकते हो उतना उठा लो। मतलब आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर होता है, आपके पूरे परिवार के, कि आप अगर आप कितनी घास जितनी आप उतनी ले जा सकते हैं। तो वो मुझे याद है कि जब बांझ खुला करते थे, घास खुलती थी, तो हम रास्ते में जाते थे आधा लेने के लिए। तो मम्मा मतलब माँ लोग, काकी लोग सब बड़े बड़े घुड़ैली भर के लाते थे। फिर उसमें से आधे आधे बंटवारे करके पूले हम सारते थे। वो ये होता है कि आप यहाँ से घास पंचायत के जितना मर्जी उतना उठाओ, मतलब वो कोई सीमा नहीं है उसकी। और फिर जब आप एक सीमा से बाहर आप उसको रख दो, फिर वहाँ बांट लो, वहां से उतना ही उठेगा जितना आप उठा सकते। तो ये जो जंगल खुला करते थे पर्टिकुलर टाइम पे, लकड़ी के लिए, इसके लिए चरावन पत्ती के लिए, ये सब वन पंचायत का फैसला था जी। हाँ, ये परंपरागत तरीके से वन पंचायत। तो अब क्या नहीं होता है? होता है ना, क्यों नहीं होता? होता है ना, होता है। मतलब ये लीगल स्टेटस की बात मैं कह रहा हूँ। लोग अभी भी वन पंचायत वैसे ही चलाते हैं। लकड़ी के लिए खुलता है, चारे के लिए खुलता है, पत्ती के लिए खुलता है, बाकी समय बंद रहता है। पिरूल के लिए खुलता है, सुतर के लिए खुलता है जो नीचे है। लेकिन लीगल तौर पे अब नहीं है उसके पास। नहीं, वन पंचायत के पास ही है अभी भी वन पंचायत के पास ही वो अधिकार हैं। लेकिन जो स्वायत्त, जो कानूनी तौर से जो ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए वन पंचायत को, वो नहीं है। वो वन विभाग जैसे अभी ग्राम पंचायत अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये जो सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी जो जिसको आप कहते हैं, ये उसका सेक्रेटरी है। जो पढ़े लिखे ग्राम प्रधान है वो अब सब कुछ एसेट कर लेते हैं ना। उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ क्या है, वो तो इस टोन में बात करेगा ना ग्राम विकास अधिकारी जी की भाई मैं हूँ प्रधान ना, आप नहीं हो। कानून मैं जानता हूँ क्या है, पंचायत में पंचायत राज कानून जानता हूँ, तो आप वही करोगे जो मैं कहूंगा। आप उसमें मुझे राय मशवरा दे सकते हो, लेकिन मुझसे वो नहीं करवा सकते हो जो आप चाहते हो। तो बट वन पंचायत की ये हैसियत नहीं है। वन पंचायत को अगर अपना पैसा खर्च करना है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उसका पैसा पड़ा है। अगर उसने प्रस्ताव लिख भी दिया तो वो उसकी मर्जी पर है, आज देगा कि कल देगा कि परसों देगा। अब उसमें एक माइक्रो प्लान का है कि भाई आप, अब उन्होंने कहा कि आप एक माइक्रो प्लान बनाइए 2012 के बाद कि आपका पैसा माइक्रो प्लान से खर्च होगा। अब गांव का आदमी कहाँ माइक्रो प्लान बनाने जाएगा भाई? उसको माइक्रो प्लान का ही मतलब नहीं पता है। आप पूरा माइक्रो प्लान बनाइए, उसके बाद आप आइए, आपका माइक्रो प्लान में वो योजना चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है ये बताइए। अब रास्ता बह गया, वो दीवार बह गई बरसात में है, अब वो अभी लगानी जरूरी है, नहीं तो सारा जानवर स्वर वन पंचायत के अंदर पेड़ों को उधेड़ देंगे। आप कह रहे साहब ये दीवार तो आपकी है ही नहीं माइक्रो प्लान में, माइक्रो प्लान आपने मार्च में जमा कर दिया, बाढ़ आई है अगस्त में। अब सर बरसात को क्या पता कि अगस्त में नहीं आना है भैया, माइक्रो प्लान से पहले आना है। तो ये मैकेनिकल ढंग से चीजें चल रही है। हाँ, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वन पंचायतें एक स्वायत्त संस्था बने। और उसके ज्यादा मुझे ये लगता है कि वन पंचायतें एक प्रतिष्ठित संस्था के तौर पर हमारे जेहन में दर्ज हो, हमारी नई पीढ़ी के मन में, हमारे बच्चों के मन में, हमारे नौजवान और नवयुवतियों के मन में वन पंचायत को लेकर के इज्जत बढ़े और उसको समझ में आए कि ये वन पंचायत किसी ने हमको खैरात में नहीं दी है। आजादी वन पंचायत के 18 साल बाद आई है। जिस आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस आजादी से 18 साल पहले लोगों को वनों पर उनके
परंपरागत हक देने पड़े अंग्रेजों को। जी। तो ये उससे पहले की जीती हुई लड़ाई है। जी। तो अगर हम पंचायतों को इस तरह से मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं पलायन भी उससे रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्यावरणीय चीजें भी उससे बेहतर वो तो होंगी। अब वो तो जो नया ज्ञान है, जो न्यू नॉलेज है, जो नए ढंग से पढ़े लिखे समझदार जो नई जनरेशन है, वो चाहेगी तो लोग क्या देखने आएंगे पहाड़ में भविष्य में? लोग भविष्य में पेड़ पौधे देखने आएंगे, पंछी पक्षी देखने आएंगे, जानवर देखने आएंगे, कुछ दिन साफ सुथरी हवा लेने आएंगे, कुछ दिन साफ सुथरा आसमान देखने आएंगे। हो सकता है कि बाद में स्कूल वाले मेट्रोपॉलिटन सिटी से अपने बच्चों को साफ बहता हुआ पानी दिखाने के लिए पहाड़ पर लाएंगे। देखो जी ऐसे बहता है ये पानी, यहाँ देखो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम दुनिया के इतने बेहतरीन मतलब इस प्रकृति के, हाँ, इस धरती के या इस ग्रह के इतने सुंदर उपहार को जो प्रकृति ने हमको दिया, हम उसको बचा के रख पाते हैं कि नहीं रख पाते जैसे। जी, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर बातचीत, बहुत संवेदनशील किया है आपने लोगों को इस बातचीत के जरिए। तो बहुत अच्छी बातचीत आपकी रही, ये संदेश भी आपका है जी, और बहुत शुक्रिया पाठक जी। जी धन्यवाद। मतलब मैं तो ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आपके यहाँ आपके सामने बैठता हूँ तो मुझे नया कुछ सोचने को मिल जाता है बात करते करते। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद। आपका नजरिया बिल्कुल अलहदा है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे तमाम लिसनर्स को ये बातचीत पिछले बातचीतों की तरह ही पसंद आएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और श्रोताओं का। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।